गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज आपके एक न्यू यूनिट शुरू की जा रही है। ये आपके समुद्र विज्ञान है और समुद्र विज्ञान में आप मेरे साथ किन किन टॉपिकों की स्टडी करने वाले हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय नीतल उच्चावच। नंबर 1, महासागर नीतल उच्चावच, ओशियनिक रिलिप्स। उसके बाद सेकंड आपका टॉपिक रहेगा महासागरीय धाराएं। ओशियनिक करंट्स। लेकिन ओशियनिक करंट्स को पढ़ने से पहले आपको एक और टॉपिक स्टडी करना होगा जिसमें तापमान एवं लवणता। ये आपका नंबर 3 टॉपिक रहेगा। तो यहां पर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको देखना होगा। इसके बाद नंबर 4, महासागरीय धाराएं, महासागरीय निक्षेप, कोरल रीफ्स, और इसके बाद नंबर 6 जो आपका टॉपिक रहेगा वो ज्वार भाटा एंड आपके चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन और वाताक्र। ये आपके ओशनोग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हो। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है महासागरीय नीतल उच्चावच। महासागरीय नीतल उच्चावच कि यहां पर 2 आपके पॉइंट आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके सामान्य कॉन्सेप्ट है उनको समझ लीजिए। एक आपसे पूछा जाता है समुद्र तल और एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है समुद्र नीतल। इसको सी लेवल बोलते हैं और इसको सी फ्लोर कहा जाता है। होता क्या है कि एक ऐसी आधार रेखा, एक ऐसा आधार बिंदु जिस बिंदु से हम स्थल खंड की ऊंचाइयों का मापन करते हैं और उस बिंदु से हम समुद्र की गहराइयों का मापन करते हैं, यानी ओशियनिक डेप्थ एंड कॉन्टिनेंटल हाइट्स का जो मेजरमेंट किया जाता है, उस मेजरमेंट वाले पैरेलल जो आपकी बेस लाइन है, आधार जो आपके लाइन है, रेखा है, उस रेखा को हम समुद्र तल या सी लेवल कहते हैं। समुद्र नीतल क्या होता है? फ्लोर, कि समुद्र जल के नीचे का जो आपका सरफेस होता है जिसे समुद्र सतह कहते हैं, उस समुद्र की सतह को समुद्र नीतल कहा जाता है। उसे सी फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सी फ्लोर कहा जाता है। उस फ्लोर के ऊपर आपके विभिन्न प्रकार के माउंटेन होते हैं, ओशियनिक माउंटेन,
जो आपके चेन रूप में मिलते हैं उसे रिज कहते हैं। कटक, इसके अलावा ग्वायट, इसके अलावा आपके द्वीप होते हैं। इसी में आपके ट्रेंच होते हैं, बेसिन, द्रोणी, और साथ में आपके वेरियस आपके टोपोग्राफीज होती हैं जो आपके समुद्र के नीतल में मिलती हैं। अब इनकी गहराई और ऊंचाई का जो मापन किया जाता है वो सी लेवल से किया जाता है। ये आपका सी लेवल है। अब कैसे किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो एक ग्राफ के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ये आधार लाइन है और इसे सी लेवल कहा जाता है। ये आपका सी लेवल है। इस सी लेवल के ऊपर की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये कॉन्टिनेंटल सरफेस दिखेगा। इसमें आपके पठार, इसमें आपके माउंटेन, पर्वत, प्लेटू, पठार और आपके प्लेन, मैदान देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, हाइट यानी ऊंचाई का जो मेजरमेंट किया जाता है, मापन, वो सी लेवल से किया जाता है। उसी प्रकार से जब आप ओशियन में जब आप जाते हो और गहरे जल में जब आप जाते हो तो गहरे जल में कुछ इस प्रकार की आपको आकृतियां देखने को मिलती हैं। कुछ इस प्रकार की आपको आकृतियां देखने को मिलती हैं। कुछ इस प्रकार की आपको टोपोग्राफीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस सी लेवल से समुद्र में जितना भी जल है और उस जल के नीचे जितनी भी आपके टोपोग्राफीज हैं, जितने भी आपके रिलिप्स हैं, इन रिलिप्स की जो डेप्थ का मेजरमेंट किया जाता है उस डेप्थ का मेजरमेंट इसी सी लेवल से करते हैं। और जिस तल पर आपके रिलिप्स होती हैं उसे सागर नीतल कहते हैं। उसे सागर नीतल कहा जाता है, मतलब इसे सी फ्लोर कहते हैं। ये सी फ्लोर होता है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि सर स्थल खंड पर तो माउंटेन, प्लेटू, प्लेन होते हैं। क्या समुद्र में भी ऐसा है क्या? जल के नीचे भी ऐसा है क्या? यस माय डियर, ऐसा ही है जल के नीचे, कि जल के नीचे आपको प्लेन मिलते हैं, इसके अलावा डीप प्लेन मिलते हैं, इसके अलावा माउंटेन रेंज मिलती है जिसे रिज कहते हैं, आपको गर्द मिलते हैं जिन्हें ट्रेंच, और इसके अलावा आपको आइसलैंड देखने को मिलते हैं, द्वीप। तो ये कुछ आपके ओशियनिक पार्ट में मिलने वाले जो उच्चावचीय स्थलाकृतियां हैं उनका कुछ चित्र मैंने आपको बताया। तो आप इस चीज से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर किस प्रकार से पृथ्वी पर जो पानी है, अर्थ का जो वाटर है, इस वाटर का वितरण किस प्रकार से है। तो पृथ्वी पर जो जल है, इस जल का वितरण किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर आप जल का वितरण देखने वाले हो। तो देखिएगा, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हो, जल का वितरण। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं ओशियनिक रिलिप्स की, उन सभी के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत आप स्टडी करोगे। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आपके 4 महत्वपूर्ण महासागरों के बारे में आप स्टडी करोगे, महासागरों के कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करोगे, और उनमें कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं महासागरों में, उसके बारे में भी आप इन्हीं क्लासों के माध्यम से, इसी चैप्टर के माध्यम से आप कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल का वितरण। जल का वितरण आपकी पृथ्वी पर किस प्रकार से है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
पृथ्वी पर वितरण, जो आपकी पृथ्वी है उस पर वितरण। सपोज करिएगा कि 100% जल पृथ्वी पर है, तो 100% अगर मान लो अमाउंट मानते हैं कि 100% वाटर आपकी अर्थ पर है, तो उसमें से कितना जल आपके ओशियन महासागरों में है। तो महासागरों में जो जल है, महासागरों में जल कितना है, 97.25% जो जल है वो महासागरों में है। तो इसका अर्थ ये है कि सबसे ज्यादा जल कहाँ पर है, आपके महासागरों में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर हिम ग्लेशियर, जो आपके हिम ग्लेशियर मिलते हैं वहां पर जल कितना है। तो हिम ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर क्षेत्र, पूरी पृथ्वी पर जितने भी हिम ग्लेशियर हैं उनमें जो जल का प्रतिशत है वो 2.05%, 2.05% जल है। इसके अलावा बात करते हैं कि भूमिगत जल कितना है। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर वेल वाटर कितना है। तो वेल वाटर आपका है 0.68%, 0.68% आपका वेल वाटर है। इसके अलावा लेक यानी झीलों में जल कितना है, झील, और जितनी भी आपकी पृथ्वी पर झीलें मिल रही हैं इनमें जो वाटर है वो है आपका 0.01%। तो 0.01% जो वाटर है वो आपके लेक में है। इसके अलावा आपके विभिन्न जो पृथ्वी पर चाहे आपके मिट्टी के कण हो उनमें भी आपके जल मिलता है। जैव मंडल के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, वनस्पति में भी जल मिलता है। तो बाकी सब में आपके 0.01% से कम होगा। तो अगर आप लार्जेस्ट अमाउंट की बात करोगे तो लार्जेस्ट अमाउंट आपके ओशियन में है, उसके बाद हिम ग्लेशियर है, उसके बाद आपका भूमिगत जल है और उसके बाद आपकी झीलें हैं। तो ये तो आपकी पृथ्वी पर जल का वितरण हुआ। अब हम बात करते हैं कि साहब जो पृथ्वी है, सर जो अर्थ है, इस अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जल की अधिकता है और इस पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण इसे जल ग्रह, वाटर प्लेनेट या इसे नीला ग्रह, इसे जल ग्रह भी कहते हैं और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल की अधिकता है। अब यदि अमाउंट की बात करते हैं तो टोटल, अगर अर्थ का आप टोटली क्षेत्रफल, जैसे टोटल एरिया की बात करोगे कि सर अर्थ का टोटल एरिया कितना है, तो जो आपका टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया कितना है, 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिस पर वाटर और आपके लैंड दोनों हैं। अब 51 करोड़ में से 36.12 करोड़, 36.12 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर आपका क्या है, वाटर है यानी जल है। और 14.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, आपका स्थल है यानी लैंड है। तो इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर जल ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट लार्जेस्ट है। वाटर का अमाउंट लार्जेस्ट कितना है, अगर परसेंट में निकालते हैं तो टोटली आप 100% अर्थ का एरिया मानो, तो उसमें से आपके 71% अगर अमाउंट देखोगे मात्रा,
तो 71% पर आपके जल है और 29% जो भूभाग है उस पर आपके स्थल है। तो इसका अर्थ यह है कि सर पृथ्वी पर जल ज़्यादा है और स्थल कम है, और जल ज़्यादा होने के कारण ही जो आपकी ये अर्थ है, इस अर्थ को वाटर प्लेनेट या इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड एंड वाटर का रेशो कितना है, लैंड एंड वाटर का रेशो कितना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड एंड वाटर का जो रेशो है वो कितना है, तो यहां पर याद रखना 1:2.43% है। यह आपसे पूछा जाएगा कि जहां पर एक भाग में पृथ्वी है, एक भाग में स्थल है, तो 2.43 भाग पर आपके जल है। तो इसके मतलब पृथ्वी पर वाटर की अधिकता है, और वाटर भी सबसे ज्यादा, अगर वाटर की अधिकता पृथ्वी पर है तो वाटर का भी लार्जेस्ट जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके समुद्र में है, यानी ओशियन में है। और ओशियन आपके 4 प्रमुख ओशियन बताए गए हैं। वैसे आपके मोस्टली 3 ही ओशियन माने जाएंगे। 3 कौन कौन से? एक आपका पैसिफिक ओशियन है, एक आपका अटलांटिक ओशियन है, और एक आपका इंडियन ओशियन है। तो इन तीनों ओशियन में लार्जेस्ट अमाउंट है आपके वाटर का। और कितना अमाउंट है? 97%, क्योंकि मैंने वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें मैंने बताया था कि 97% जो अमाउंट है वाटर का वो कहाँ पर है? वो आपके ओशियन में है। कहाँ पर है? ओशियन में है माय डियर। 90। हाँ जी, हाँ जी, राम राम साहब, राम राम गुरुजी। हाँ जी, बोलो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं कि सर अगर हम बात करें कि वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जैसे अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड हम वाटर सरफेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाटर सरफेस की बात करेंगे। अब आपको पता है कि पूरी पृथ्वी को हमने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड कर रखा है, जिसमें 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ वाला पार्ट है इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ये आपके क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पूछे जाएं आपसे कि भाई नॉर्थन हेमिस्फीयर में वाटर कितना % है और साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर कितना % है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाटर की अगर अधिकता देखोगे नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको वाटर सबसे ज़्यादा साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। 80% जो वाटर है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और 60% जो वाटर है आपका ओशियनिक पार्ट में वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसीलिए जब मैं आपको विंड के बारे में बता रहा था, और यहाँ पर जो आपके वेस्टर्लीज विंड चलती हैं, तो जिन्हें गरजता चालीसा, आपके भयंकर 50 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है, वो क्यों है? क्योंकि 80% वाटर है
वो आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए तीव्र गति से चलती हैं आपके वेस्टर्लीज विंड यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में। क्लियरली। अब वाटर सरफेस की बात करते हैं कि मतलब जो लैंड मास जिस पर वाटर सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना मैंने आपको वही बताया कि पूरी पृथ्वी को इक्वेटर के माध्यम से 2 पार्ट में डिवाइडेड, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर केवल आपका 43% ही वाटर सरफेस है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो इसके मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वाटर सरफेस ज़्यादा नहीं है, तो फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर सरफेस ज़्यादा है। साउथर्न हेमिस्फीयर में कितनी है वाटर सरफेस? 57%। तो मतलब ये है कि अगर समुद्रों के नीचे जो स्थलखंड है वो सबसे ज़्यादा आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में है। किस में है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। एक एक कॉन्सेप्ट आगे जाके इंटरकनेक्ट होंगे और फिर आपको इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो माय डियर। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये आपको पता लग गया कि आपके वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। अर्थ को मतलब वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्थ का टोटली एरिया कितना है, टोटल एरिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर वाटर और वाटर सरफेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और हाइप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में बात करते हैं। हाइप्सोमेट्रिक कर्व, CURV कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व। अब याद रखना इसे उच्चतादर्शी वक्र भी कहते हैं। यहां पर सबसे पहले ये बात आती है कि सर एक ऐसी बेस लाइन जिसको आधार बिंदु मानकर हम पृथ्वी की ऊंचाइयों का मापन करते हैं, स्थल खंड की जो लैंड मास है उस पर जो आपके विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी हैं, उच्चतादर्शी जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों की ऊंचाई का मापन करते हैं। इसी आधार रेखा से हम समुद्रों के नीचे स्थित जो गहराइयां हैं उनका मापन किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है माय डियर कि उच्चतादर्शी जो वक्र है, इस वक्र के द्वारा हम हाइट और डेप्थ का मेजरमेंट करते हैं। और सबसे पहले हाइट और डेप्थ का मेजरमेंट करने में योगदान किसका है? वेगनर का। तो याद रखना स्थल एवं समुद्र की स्थलाकृतियों का मापन वेगनर ने किया था। तो वेगनर क्या मापन करेगा? हाइट का मापन करेगा, हाइट का मेजरमेंट करेगा और गहराई का मेजरमेंट यानी डेप्थ का मेजरमेंट करेगा। तो सबसे पहले इसने ये काम किया था और इसने एक उच्चतादर्शी वक्र बनाया और उस वक्र के आधार पर इसने मेजरमेंट किया था। सबसे पहले हिप्सोमेट्रिक जो आपका कर्व है ये किसने दिया था? केसिना नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम ये आपका HC दिया था हिप्सोमेट्रिक कर्व 1921 में। केसिना ने इस वक्र को दिया, इस कर्व को दिया था कि इसके आधार पे आप पृथ्वी पर ऊंचाई का, हाइट का मेजरमेंट कर सकते हो
और डेप्थ का मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसका नवीनतम जो रूप प्रस्तुत किया है, नवीनतम उच्चतादर्शी वक्र, इसका प्रतिपादन किसने किया? स्वेयरड्रफ। स्वेयरड्रफ नाम के एक विद्वान थे, स्वेयरड्रफ ने ये वैश्विक पटल पर लेकर आए थे और वर्तमान में इसी उच्चतादर्शी वक्र का प्रयोग किया जाता है, हिप्सोमेट्रिक कर्व का प्रयोग किया जाता है। इसी का हिप्सोमेट्रिक जो आपका कर्व है, इसका यूज किया जाता है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो लैंड मास पर जो स्थल खंड है उस पर ऊंचाइयां हैं उनका मापन किया जाता है, और साथ के साथ में आपके समुद्र की गहराइयों का मापन किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व है, उच्चतादर्शी वक्र है, इस वक्र से जब मापन किया गया तो आपके सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान और सबसे गहरा स्थान, अर्थात पृथ्वी पर ऐसे कौन से स्थान, मतलब पृथ्वी पर ये स्थान कहां पर हैं जो सबसे ऊंचे हैं और सबसे गहरे हैं, यानी मैक्सिमम हाइट है उनकी और मैक्सिमम डेप्थ है। तो मैक्सिमम हाइट वाला जो स्थान है वो आपके माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। सबसे गहरा मैक्सिमम डेप्थ लोकेशन, तो ये आपका मेरियाना ट्रेंच है, ये आपके प्रशांत महासागर में है। इसकी डेप्थ कितनी है? 11,033 मीटर। तो अर्थात यह है कि 9 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, मतलब अगर आप पृथ्वी का सर्वे करोगे अर्थ का, तो अर्थ पर हाईएस्ट जो हाइट है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, और उसकी हाईएस्ट, पृथ्वी पर जो हाईएस्ट टोपोग्राफी मिलती है हाइट वाली, वो आपके माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी लगभग 9 किलोमीटर हाइट है। और आप यदि मैक्सिमम डेप्थ देखोगे ओशियनिक पार्ट में, तो वो पैसिफिक ओशियन में मिलेगी, मेरियाना ट्रेंच, जिसकी डेप्थ कितनी है? लगभग आपके 11 किलोमीटर है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर ये तो पर्टिकुलर हमने एक स्थान या किसी एक लोकेशन के बारे में बताया, अगर एवरेज हम पृथ्वी पर एवरेज स्थल खंड को देखें और समुद्र को देखें, तो स्थल खंड की औसत, अगर सभी ऊंचाइयों का एक औसत एवरेज निकालें तो औसत ऊंचाई कितनी हो सकती है, और महासागरों की सभी गहराइयों का यदि हम एवरेज मेजरमेंट करें तो एवरेज मेजरमेंट कितना हो सकता है, कि भाई कितनी उसकी डेप्थ होगी और कितनी उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर बताया गया ज्योग्राफर्सों के द्वारा कि स्थल खंड की औसत ऊंचाई और समुद्र की औसत गहराई
औसत ऊंचाई जब मेजरमेंट किया गया ज्योग्राफर्सों के द्वारा, तो औसत ऊंचाई एवरेज हाइट 840 मीटर बताई गई है और यहाँ पर एवरेज डेप्थ 3800 मीटर बताया है ज्योग्राफर्सों के द्वारा कि 840 मीटर पृथ्वी की औसत ऊंचाई है, वो मतलब स्थलखंड की। स्थलखंड पर जितनी भी आपके टोपोग्राफीज मिलती हैं, चाहे वो आपका पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सभी का एवरेज हाइट निकाल के और बताया गया कि एवरेज हाइट 840 मीटर है और एवरेज जो आपके गहराई है, एवरेज डेप्थ है, औसत गहराई, वो आपके 3800 मीटर है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो यहाँ पर नवीन उच्चतादर्शी वक्र, सबसे पहले उच्चतादर्शी वक्र को किसने दिया? सबसे पहले मापन मेजरमेंट करने का कार्य वैगनर ने किया। साइंटिफिक रूप से आपके उच्चतादर्शी वक्र को कैसिना नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने 1921 में इसको दिया था। और नवीनतम जो उच्चतादर्शी वक्र है उसको स्वेयरड्रफ ने दिया था। और इसी उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा आपके पृथ्वी पर जो स्थलखंड है उसकी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की ऊंचाई का मेजरमेंट किया जाता है। और इसी के द्वारा माय डियर समुद्र की जो गहराई है और गहरे जो स्थान हैं उनकी एवरेज डेप्थ का मेजरमेंट भी इसी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हिप्सोमेट्रिक जो कर्व बनाया जाता है, हिप्सोमेट्रिक कर्व, ये आपको पता है कि आपका आधार तल है। ये क्या है? ये एक आधार तल है। इस आधार तल को किस नाम से जानते हैं? सी लेवल के नाम से जाना जाता है। यह आपका एक आधार तल है। बेस लेवल, और इस बेस लेवल को समुद्र तल कहते हैं, सी लेवल। इसी सी लेवल से आपके पृथ्वी पर जितनी भी आपके उच्चावच स्थलाकृतियां होती हैं स्थलखंड पर, इनका मेजरमेंट किया जाता है। और इसी के द्वारा आपके समुद्र में जितने भी आपके डेप्थ, हाइट, जितने भी आपके माउंटेन रेंज एंड ट्रेंच एंड बेसिन जो भी आपके मिलती हैं, इन सभी का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहां पर इसके माध्यम से ये तो हम हाइट का मापन करेंगे ऐसे इस प्रकार से, और यहां पर हम डेप्थ का मापन करेंगे, ये डेप्थ का मेजरमेंट होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहां पर एक कर्व का निर्माण होता है, एक वक्र का निर्माण होता है, और इस वक्र को ही हम हिप्सोमेट्रिक कर्व के नाम से जानते हैं, जो हमें इस सी लेवल से समुद्र में जल के नीचे जितनी जो गहराई है इस डेप्थ के बारे में बताता है। और इस सी लेवल से स्थलखंड पर जितनी भी आपके टोपोग्राफी हैं, स्थलाकृतियां हैं, उनकी ऊंचाई के बारे में जानकारी देता है। तो ऊंचाई का भी मेजरमेंट इसी से किया जाता है और गहराई का भी जो मापन किया जाता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका कर्व का निर्माण होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विद्यार्थी गलत क्या करता है कि जैसे आप किसी का मापन कर रहे हो तो यहाँ पर मापन दो रूपों में होता है। मापन कैसे होता है? एक तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मापन होता है, वो स्थलखंड पर भी होगा और समुद्र में भी होगा। और दूसरा मापन यहाँ पर ऊंचाई और गहराई का मापन किया जाता है।
जो आपकी स्थलाकृतियां होती हैं। क्षेत्रफल का मापन हमेशा क्षैतिज रूप में होगा, और ऊंचाई और गहराई का मापन हमेशा ऊर्ध्वाधर रूप में होगा। अर्थात एरिया का मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा और आपके हाइट और डेप्थ का जो मेजरमेंट होगा वो वर्टिकली होगा। तो आप देख सकते हो कि आपके हाइट और डेप्थ का जो मेजरमेंट हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है, लेकिन अगर सी आपका ओशियन है और उस ओशियन के एरिया का मेजरमेंट किया जाएगा तो वो क्षैतिज रूप में किया जाएगा। कौन से रूप में किया जाएगा? क्षैतिज रूप में किया जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये बात तो आप समझ गए। सर समुद्रों के नीचे, अगर हम समुद्रों में जैसे ही हम जल में उतरे नीचे, तो जल में कौन कौन सी स्थलाकृतियां आती हैं समुद्रों में? तो यहाँ पर यदि आप ओशियन से जैसे ही आप जल की ओर नीचे उतरोगे तो यहाँ से आपके सी लेवल की शुरुआत हो जाती है। ये एक लाइन है जो सी लेवल है। इसके यहाँ से इस प्रकार से आपके इस तरीके से एक स्थलाकृति है। एक ये स्लोप है, स्लोप के बाद ये प्लेन क्षेत्र है, प्लेन के बाद ये आपका माउंटेन हो सकता है, माउंटेन रेंज के रूप में। इस तरीके से आपका एक पठार है, पठार के बाद इस तरीके से आपको एक ट्रेंच देखने को मिलेगा, एक आपको बेसिन द्रोणी देखने को मिलेगी। इस तरीके की आपके कुछ समुद्र में स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह आपका सी लेवल है। अब सुनना मेरी बात को, इसे हम समुद्र तल कहते हैं। और इसे हम समुद्र नीतल कहते हैं। अब जैसे ही आप सी लेवल पर देखोगे तो सी लेवल से जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस तरीके से माउंटेन देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे। समुद्र के जल में ये पर्वत होता है, लेकिन पर्वतों की एक जो श्रृंखला होती है इसे कटक कहते हैं। इसे रिज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रिज के नाम से जाना जाता है। कि एक तो आपका माउंटेन होता है एकल जो है, लेकिन एक साथ आपकी श्रृंखलाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कटक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब आप समुद्र में आप नीचे चलोगे तो आपको गहरा सागरीय मैदान मिलेगा, डीप सी प्लेन मिलता है। तो ये आपको गहरा सागरीय मैदान मिलेगा, डीप सी प्लेन मिलता है। समुद्र के नीचे जल में आपको पठार प्लेटो देखने को मिलेंगे। समुद्र के नीचे आपको ट्रेंच यानी गर्त देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको द्रोणी यानी बेसिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम जल में नीचे की ओर उतरे तो सबसे पहला जो आपके समुद्र का जो पार्ट होता है इसे महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये मगन तट होता है और इसके नीचे ये तीव्र जो आपका इंटेंस स्लोप है, इस स्लोप को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीपीय मगन ढाल। ये कॉन्टिनेंटल आपका स्लोप है। ये गहरा सागरीय मैदान है जिसे डीप सी प्लेन कहते हैं, और ये आपका महासागरीय गर्त है।
और ये आपका गहरा सागरीय मैदान है, ये आपका महाद्वीपीय मगन ढाल है, ये आपका महाद्वीपीय मगन तट है। इंग्लिश में पर्टिकुलर इन्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। नंबर 1 जो आपके, जैसे ही आप जब जल में उतरोगे तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय मगन तट, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। सेकंड नंबर पे आपको मगन ढाल मिलेगा, इसकी डेप्थ होती है 2000 मीटर तक, ये डेप्थ मिलती है। महाद्वीपीय मगन ढाल जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। नंबर 3 पे आपका गहरा सागरीय मैदान मिलेगा, जिसे डीप सी प्लेन कहते हैं। और नंबर 4 आपका महासागरीय गर्त, ये आपका सी ट्रेंच है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सर समुद्र में प्लेटू भी होते हैं, समुद्र में माउंटेन भी होते हैं, समुद्र में द्रोणी भी होती है, गहरी घाटियां भी मिलती हैं, डीप वैली भी मिलती हैं। एक बात याद रखना कि गहरी आपको घाटियां भी मिलेंगी, डीप वैलियां, ठीक है। इसके अलावा जब आप जल में जाओगे तो आपको जल के अंदर सामुद्रिक कंदराएं मिलती हैं, जिसे ओशियनिक केव्स कहते हैं। इनके अलावा कंदराएं क्या होती हैं? स्थल पर जो जल सरिताएं होती हैं उसी प्रकार आपकी कंदराएं होती हैं, जिन्हें ओशियनिक केव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियनिक केव्स। ये होती कैसे कि जैसे ये आपकी स्थलाकृति है तो यहाँ पर जल इस प्रकार से आपके प्रवाहित होता है, जल इस प्रकार से नीचे गिरता है। तो जैसे आपके स्थल खंड पर सरिताएं होती हैं, स्ट्रीम, उसी प्रकार समुद्र के अंदर जो जल सरिताएं होती हैं उन्हें सामुद्रिक कंदराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुद्रिक कंदराएं कहते हैं। सी माउंटेन में माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे सबमर्ज्ड डीप, ये सी माउंटेन मिलते हैं, निगमन द्वीप के नाम से जाना जाता है। सी माउंटेन निगमन द्वीप कहते हैं, क्योंकि सी लेवल के नीचे होते हैं तो इन्हें सी माउंटेन भी कहते हैं, इन्हें निगमन द्वीप भी कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर सिंगल कोई आपका माउंटेन क्षेत्र है और वो सी लेवल के नीचे है, अगर सी लेवल के नीचे तो उसे निगमन द्वीप या आपके सी माउंटेन कहा जाता है। गीहो या गुयाट भी देखने को मिलते हैं। गीहो या गुयाट क्या होते हैं? नंबर 3 जो आपके टोपोग्राफी है जल के नीचे, गीहो या गुयाट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है कि समुद्र सी लेवल के नीचे, जैसे आपका ये सी लेवल है तो सी लेवल के नीचे कुछ इस तरीके की सपाट, इसका जो पीक होता है वो सपाट होता है। हाई माउंटेन एरिया जो आपके चौड़ा हो, वाइड हो, लेकिन इसका पीक एकदम सपाट हो, फ्लैट हो, तो ऐसी स्थलाकृति को गीहो या गुयाट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये होता समुद्र के नीचे है, मतलब होता ये सी लेवल के नीचे है, जल में डूबा हुआ होता है, लेकिन यदि ऐसी स्थलाकृति बनती है तो उसे गीहो या गुयाट के नाम से जाना जाता है। ट्रेंच मैंने आपको बताई दिए, द्रोणी मैंने आपको समझाई दिया था, रिज के बारे में बता दिया। इसके अलावा पठार प्लेटू के बारे में बता दिया। द्रोणियां क्या होती हैं? ये क्या है? द्रोणी वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार गहरा जो गड्ढा होता है, गहरा गड्ढा या गर्त, तो वृत्ताकार रूप में हो, इसकी आकृति कैसी होगी? आकृति वृत्ताकार हो, सर्किल शेप में हो।
तो अगर सर्किल शेप में कोई डीप आपका ट्रेंच है तो उसे द्रोणी कहते हैं, बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके टोपोग्राफीज हैं जो सी लेवल के नीचे होती हैं। सी लेवल के ऊपर जो निकल जाता है स्थलखंड, उसे द्वीप कहते हैं, आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके टोपोग्राफीज देखने को मिलती हैं समुद्र में, क्योंकि अब हम समुद्र विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, तो समुद्र विज्ञान में इस प्रकार की टोपोग्राफीज देखने को मिलती हैं। ठीक है माय डियर, चलो इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, समुद्र की उच्चावच जो स्थलाकृति हैं वो 4 प्रकार की उच्चावच स्थलाकृतियां मिलती हैं। पहला महाद्वीपीय मगनतट, जैसे ही आप समुद्र में जल में उतरोगे तो सबसे पहले आपको महाद्वीपीय मगनतट देखने को मिलेगा। महाद्वीपीय मगन ढाल, तो मगन तट के नीचे आपको स्लोप मिलता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद जल में आपको गहरा महासागरीय मैदान, गहरा महासागरीय मैदान, तो डीप ओशियनिक प्लेन, महासागरीय गर्त। चौथी जो स्थलाकृति है वो महासागरीय गर्त है। जो मैदान क्षेत्र होता है इसमें ही आपके रिज देखे जाते हैं, कटक, इसमें ही आपको गोयाट या गेहूं देखने को मिलेंगे। इसी मैदानी क्षेत्र में आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, सी माउंटेन मिलते हैं। इसी में आपको जो आपके द्वीप हैं, आइसलैंड हैं, वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ये डीप ओशियनिक प्लेन होता है, ये विशाल होता है, और समुद्र जितने भी आपके ओशियन हैं, जितने भी आपके महासागर हैं, इन सभी महासागरों के नीचे मैदान का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर टोटली आप इन चारों स्थलाकृतियाँ जो समुद्र उच्चावच स्थलाकृतियाँ हैं, टोटल यदि आप 100% मानते हो तो 100% में से सबसे ज़्यादा जो भाग है वो गहरा महासागरीय मैदान का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब सबसे पहले हम लेते हैं
आपका महाद्वीपीय मगन तट नंबर 1 लिखिएगा। महाद्वीपीय मगन तट का कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे ही आप देखते हो कि सर स्थल खंड पर इस प्रकार के आपके टोपोग्राफीज देखने को जब मिलती हैं उच्चावचीय स्थलाकृतियां, तो यहाँ पर ये प्लेन होता है, ये आपका माउंटेन है, ये आपका प्लेटू है और ये आपका प्लेन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपका तट होता है और तट के बाद यहाँ पर समुद्र के अंदर एक ऐसी बेस लाइन जिसके माध्यम से हम ओशियन की डेप्थ का मापन करते हैं। तो इस डेप्थ, इस बेस लाइन को सी लेवल कहते हैं। इस सी लेवल के नीचे भी आपके मगन तट का विस्तार मिलता है और ये फर्स्ट जो आपकी टोपोग्राफी है समुद्र की, जैसे ही जल में आप उतरोगे तो आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय मगन तट। इसे किस नाम से जानते हैं? महाद्वीपीय मगन तट। ये आपका महाद्वीपीय मगन तट है। जैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपके सी लेवल से नीचे तक होती है। तो जहाँ से आपका वाटर शुरू होता है, तो वाटर की जहाँ से आपके शुरुआत होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सी लेवल के नीचे तक जो आपका तटीय भाग देखने को मिलता है उसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। यह आपकी प्रथम उच्चावचीय स्थलाकृति है। तो इसे आप ये भी कह सकते हो कि महासागर की प्रथम उच्चावच स्थलाकृति है। फर्स्ट आपके महासागर की प्रथम उच्चावच स्थलाकृति है और जिसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। अब आप मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसकी औसत गहराई कितनी होती है? औसत गहराई कि सर ये कितना गहरा होता है? एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ इसकी 100 फैदम होती है। समुद्र की गहराई का जो मापन किया जाता है वो फैदम में किया जाता है। अब यहाँ पर ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि एक फैदम में अगर आप एक फैदम को मापोगे तो एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। यानी आप एक फैदम को 6 फीट कह सकते हो। 6 फीट डेप्थ में जब आप समुद्र में जाओगे तो एक फैदम का आप मेजरमेंट मापन कर लोगे। तो यदि हम फीट में निकालते हैं तो इसकी डेप्थ मिलती है 600 फीट। तो किसी भी समुद्र में 600 फीट की गहराई तक आपको महाद्वीपीय मगन तट देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखने को मिलेगा। अब सर इसका ढाल कितना होता है? तो औसत रूप से इसका ढाल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ढाल, स्लॉप वो 1 डिग्री से लेकर और 3 डिग्री के बीच में होता है। मतलब जैसे ये आपकी बेस लाइन है, तो बेस लाइन से जब कोण बनाओगे तो जैसे 1 डिग्री का कोण ये रहा, 2 डिग्री का कोण ये रहा और 3 डिग्री का कोण ये रहा। तो मतलब ये है कि बेस लाइन से जब हम कोण के रूप में जब इसका स्लोप देखते हैं तो वो 1 डिग्री से लेकर और एवरेज जो स्लोप निकलता है वो 3 डिग्री के बीच में निकलता है। अगला इसमें पॉइंट है कि महाद्वीपीय मगन जो तट है इसकी चौड़ाई कितनी मिलती है
औसत चौड़ाई, एवरेज विड्थ। एवरेज ये औसत चौड़ाई होती है इसकी 30 मील। 30 मील अर्थात 48 मीटर, 48 किलोमीटर आए। 30 मील, जब मील को आप कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर आएगा, तो इसकी जो औसत चौड़ाई मिलती है वो 48 किलोमीटर मिलती है। अर्थात यहां पर 1 मील बराबर 1600 मीटर। अब 1 मील बराबर 1600 मीटर, तो आपको पता है कि 30 मील बराबर सर 30 किलोमीटर। अब 600 मीटर को 30 से गुना करोगे तो 18, मतलब यहाँ पर 18 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटली अर्थात ये है कि यहाँ पर जो आपके महाद्वीपीय मगन तट होता है इसकी औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर या 30 मील होती है। लेकिन ये प्रत्येक महासागर और प्रत्येक सागरीय क्षेत्र में ये चौड़ाई समान नहीं होती है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से महासागर में कितनी इसकी चौड़ाई है, सबसे कम किस में मिलती है, तो सबसे कम प्रशांत महासागर, मतलब अगर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई महासागरों में सबसे कम प्रशांत महासागर में मिलती है। महासागरों का एनालिसिस किया जाए तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई 16 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, मेरी बात को सुनना, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का अर्थ है कि अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की तरफ का हिस्सा, तो उसके पास में जब समुद्र में उतरोगे आप अटलांटिक महासागर की तरफ के हिस्से में, तो वहां की चौड़ाई बताई गई है 95 किलोमीटर से लेकर 95 किलोमीटर से लेकर टू 120 किलोमीटर, 95 किलोमीटर से लेकर और 120 किलोमीटर चौड़ाई मिलती है। तो इसका अर्थ है कि अटलांटिक महासागर ये क्षेत्र में इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। आर्कटिक, तीसरा इन्होंने बताया आर्कटिक महासागर, अगर आप आर्कटिक महासागर का आप मेजरमेंट करोगे तो वहां पर 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट की। तो प्रशांत महासागर में कम है इसकी चौड़ाई। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में बढ़ जाती है 95 से 120, और आर्कटिक महासागर की तरफ चलोगे और वहां पर जब आप मगन तट को देखोगे तो वहां पर 160 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक चौड़ा मगन तट मिलता है। अब चौड़े और अन्य सर्वाधिक चौड़े मगन तट कौन कौन से महासागर मिलते हैं, तो एड्रियाटिक महासागर है, एड्रियाटिक सागर है, आराफुरा सागर है, वहां का भी मगन तट चौड़ा है, और चीन सागर है, चीन सागर का भी मगन तट चौड़ा है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जो चौड़ा मगन तट है महासागरों में वो आपके आर्कटिक महासागर का है, 160 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक चौड़ा मगन तट है।
अगर हम सागरीय भागों में देखें तो आपके एड्रियाटिक, आराफुरा और चीन सागर का है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा जो पूरब की तरफ है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, वहाँ का भी हिस्सा चौड़ा है, लेकिन प्रशांत महासागर की तरफ का जो हिस्सा है वो इतना चौड़ा नहीं है, केवल 16 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये तो आपकी औसत चौड़ाई हो गई, ये आपका ढाल हो गया और ये आपकी औसत गहराई हो गई। तीन चीज़ें आपने महाद्वीपीय मगन तट के बारे में समझ ली। अब हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की। तो मैं अभी आपको समझा रहा था कुछ टाइम पहले, मैंने बोला कि ये जो चारों स्थलाकृतियां हैं, अगर इनका टोटली आप क्षेत्रफल एरिया मानो महासागरों में, तो टोटली एरिया इनका 100% है, 100% है। तो उसमें से महाद्वीपीय मगन तट का कितना प्रतिशत एरिया होगा भाई, कितना परसेंट होगा? तो महाद्वीपीय मगन तट का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, टोटली 100 में से 8.60% क्षेत्र पर महाद्वीपीय मगन तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि सर ये बताओ, सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अगर हम प्रतिशत देखें महासागरों में, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से महासागर में देखने को मिलेगा और सबसे कम प्रतिशत कौन से महासागर में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आप महासागरों में बात करोगे तो अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर में लगभग 13% है। ये कितना है? 13% है। तो मतलब सर्वाधिक आपके महाद्वीपीय मगन तट जो देखे जाते हैं वो अटलांटिक महासागर में देखे जाते हैं। सबसे कम कौन से महासागर में देखे जाते हैं? तो हिंद महासागर में देखे जाते हैं। इंडियन ओशियन में लगभग 4% बताया गया है। तो सबसे ज्यादा अटलांटिक में, सर्वाधिक आपके कहां पर देखने को मिलते हैं? अटलांटिक में। और सबसे कम आपके महाद्वीपीय मगन तट देखने को कहां पर मिलते हैं? आपके हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है, इसको भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक और सबसे कम कहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे चलेंगे। अब देखो, महाद्वीपीय मगन तट की बातें हो गई, जितनी भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके का होता है। महाद्वीपीय मगन तट के बाद दूसरी स्थलाकृति हमने डिस्कस की थी, महाद्वीपीय मगन ढाल। कॉन्टिनेंटल स्लॉप।
अब देखो कॉन्टिनेंटल स्लॉप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप देख लीजिए पहले चित्र के माध्यम से। ये आपको पता है कि फर्स्ट जो स्थलाकृति होती है ओशियन की, उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यहाँ पर आपका सी लेवल होता है। उसके बाद आपके जो तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति होती है उसे महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं कि ऐसा हिस्सा महाद्वीपों का जो समुद्र में डूबा हुआ है लेकिन इसका ढाल तीव्र है, इंटेंस स्लोप है। तो इंटेंस स्लोप वाले जिसका ढाल मंद है तो उसे तो हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट। और जिसका ढाल तीव्र है, महाद्वीपों का हिस्सा जो समुद्र में डूबा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मगन ढाल। अब महाद्वीपीय जो मगन ढाल है ये समुद्र की सेकंड स्थलाकृति है, जैसे ही आप पानी में जब नीचे चलोगे तो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर इसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की इसकी डेप्थ, ये कितना गहरा मिलता है। तो इसके बारे में ज्योग्राफर्स बताते हैं कि 200 मीटर से लेकर, कहीं पर 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसकी गहराई मिलती है, यानी इसकी डेप्थ मिलती है। अब बात करते हैं कि सर इस स्लोप का कोण कितना होता है। ये जो स्लोप होती है इसका, तो इसका जो ढाल का जो कोण बताया गया है, ढाल का कोण, तो ढाल का कोण 5 डिग्री से लेकर और 7 डिग्री के बीच में होता है। तो मतलब ये है कि इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप था उससे ज़्यादा इसका स्लोप होगा ढाल का, तो इससे ज़्यादा इसका स्लोप होता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि सर टोटली एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं कि साहब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया। तो एरिया बोला कि मैंने चारों जो स्थलाकृतियां बताई हैं समुद्र की वो टोटली 100% हैं। तो टोटली 100% में से 8.50% जो हिस्सा है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप का है। तो मतलब ये है कि महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय मगन ढाल से ज़्यादा रहता है समुद्रों में, क्योंकि समुद्रों का जब आप सर्वे करोगे तो महाद्वीपीय मगन तट का हिस्सा आपको ज़्यादा मिलेगा और महाद्वीपीय मगन ढाल का हिस्सा आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो 8.60 था, ये 8.50 है। तो 8.50% है ये, और वो आपका 8.60% था। अब बात ये आती है कि सर सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन से महासागर में सबसे ज़्यादा विस्तार है। और कौन से महासागर में सबसे कम विस्तार है। तो एक बात आप क्लियरली कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर में है, और सबसे कम जो विस्तार है वो आपके हिंद महासागर में है। तो मतलब ये है कि महाद्वीपीय मगन ढाल का सबसे ज़्यादा विस्तार आपके अटलांटिक महासागर में मिलता है, और सबसे कम जो विस्तार मिलता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो इसमें मिलता है और सबसे कम विस्तार हिंद महासागर में मिलता है। अब महाद्वीपीय मगन ढाल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, महाद्वीपीय मगन ढाल की
उत्पत्ति के क्या कारण थे? ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया, नेट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाद्वीपीय मगन ढाल की उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे। तो विवर्तनिकी भ्रंशन पहला कारण बताया गया कि ऐसे भी हो सकता है कि जब स्थलखंड के अंदर जो आपका अर्थ का इंटीरियर पार्ट है उसमें जब मूवमेंट हुआ तो विवर्तनिकी भ्रंशन क्रिया के माध्यम से ये ढाल बना है। दूसरा इसका कारण बताया गया कि अपरदनात्मक जो प्रक्रम हुए हैं उसके कारण, अपरदनात्मक प्रक्रम, तो यहां पर इरोजनल प्रोसेसिंग, संपीड़न और वलन क्रियाओं के द्वारा यानी कंप्रेशनल जब फोर्स लगा तो उससे फॉल्ट जब बने तो फॉल्ट के कारण यहां पर स्लोप का निर्माण हुआ। ये कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे और कल आपके जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए और आपने इन कॉन्सेप्टों को समझा। फिर कल हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।